वेलकम बैक टू सीएल स्टडी। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, यानी कि इसको हम फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। यानी कि फील्ड थ्योरी कब और कैसे आई, यानी कि इसका आना क्यों जरूरी हो गया, ये कब डेवलप हुई, इसके बारे में कब पता चला हमें। ठीक है, उसको हम अभी देखेंगे। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यों फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आया। अभी सब कुछ सही चल रहा था, यानी कि एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ये Q1 Q2 इनके बीच में फोर्स लगता है, सब कुछ पता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वैद्युत की बात होती है तो यहाँ पे ये क्षेत्र क्यों आने लगा। अभी जब भी हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी है वहाँ पे कभी कोई क्षेत्र नहीं आया। ठीक है, वहाँ पे सीधे फोर्स अप्लाई होता था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसको बीच में क्यों घुसाया गया। इसलिए नहीं कि आपका सिलेबस को टफ बना दिया जाए, इसलिए नहीं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से हमारी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हम अभी समझेंगे कि क्यों आसान हो जाती हैं और कैसे आसान हो जाती हैं। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं 11th क्लास में। 11th में आप लोगों ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स को बहुत ही अच्छे से कई बार पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने कुछ थ्योरीज वगैरह पढ़ी होंगी, जिन्हें अभी हम नाम लेंगे तो आपको याद तो आ जाएंगी, उनकी थ्योरी वगैरह, परिभाषा, डेफिनेशन याद आ जाएंगी। लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, ऐसा क्यों हो रहा था, वो हो सकता है आपके माइंड में कभी ना आए वो बात समझ में। जैसे यहाँ पे एक कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये है, इस पे जैसे ही हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, इस बॉडी पे जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे पार्टिकल में, तो ये अपनी पोजीशन तुरंत चेंज कर देगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने यहाँ पे पार्टिकल है, इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया, हमारे फोर्स अप्लाई करने के 2 सेकंड बाद ये अपनी पोजीशन चेंज करे, ऐसा नहीं होता। यानी कि जैसी फोर्स लगेगा तुरंत इमीडिएटली तुरंत ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आप लोगों ने ये हमेशा न्यूटोनियन मैकेनिक्स में देखा है, कभी ऐसा नहीं पड़ा होगा कि फोर्स लगाने के 2 घंटे बाद बॉडी अपनी जगह से हिली हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या, दूसरी बात, इन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण नियम में, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, उसमें ये बताया कि हमारे पास कोई 2 पार्टिकल ए और बी, कोई 2 बॉडी हैं, इनके द्रव्यमान m1 m2 हैं, इनके बीच की दूरी कुछ है। ठीक है, तो इनके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ये जो आकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स, ये डायरेक्ट इस पे अप्लाई करता है। यानी कि जो बीच में जो स्पेस है, बीच में जो खाली जगह स्पेस है, इसका कोई लेना देना नहीं है। न्यूटोनियन के हिसाब से जो हमारी अगल बगल का ब्रह्मांड स्पेस है, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे पार्टिकल है तो दूसरा पार्टिकल, इनके बीच में डायरेक्ट फोर्स लगेगा। बीच में मीडियम है, क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ठीक है, जो स्पेस है उसका इनकी थ्योरी में कोई रोल नहीं था उसका। ठीक है, अब एक तो दूसरी बात ये हो गई, ये डायरेक्ट फोर्स अप्लाई करता। पहला कौन सा होता है, इनके बीच में कोई भी टाइम नहीं लगता फोर्स अप्लाई करने में और उसके काम करने में, कोई बीच में टाइम गैप नहीं होता है। अब तीसरी बात देखो, यदि हम इस पार्टिकल की हम फोर्स लगा के पोजीशन चेंज करते हैं, इस पार्टिकल की अचानक किसी बहुत तेजी के साथ इस पार्टिकल को यहां से यहां ले आए तुरंत, तो जो फोर्स अभी यहां अप्लाई हो रहा था इनके बीच में, वो फोर्स यहां अप्लाई होने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसने अपने फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स में डायरेक्शन होती है, वो इसने बड़ी ही आसानी से चेंज कर ली। यानी कि इसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं रहा। यदि इसने तुरंत चेंज की पोजीशन, तो इसने भी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो तुरंत चेंज हो गई। बात समझ में आई, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। यदि इसकी डिस्टेंस भी यदि चेंज हो रही है तो इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपको ये सभी चीजें कठिन लग रही हो। ये चीजें इसलिए कठिन लग भी सकती हैं क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में इतने डीप में जाके नहीं समझा होगा इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आपने बस डेफिनेशन पढ़ ली कि 2 आवेश होते हैं, 2 पार्टिकल हैं, उनके द्रव्यमान m1 m2 है, तो उनके बीच में ये बल लगता है, ये सब चीजें। ठीक है, लेकिन यदि हमें इस चीजों को समझना है, यदि हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है, फील्ड थ्योरी को समझना है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें ये क्यों आई और बाद में ऐसा क्या हो गया कि इसको लाना पड़ा फील्ड को। क्योंकि हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में कभी भी हमने फील्ड थ्योरी नहीं पढ़ी है। यानी कि वहां पे किसी भी शब्द में द्रव्यमान क्षेत्र या कुछ भी ऐसा करके, बल क्षेत्र ऐसा करके कभी कोई बात नहीं आई, कोई हेडिंग नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्यों आनी पड़ी थ्योरी, तो उसको अभी हम देख रहे हैं। पहले ये समझने की कोशिश करो।
यहाँ ने पहले क्या देखा, कोई टाइम नहीं लगता है, दूसरा देखा कि डायरेक्ट फोर्स लगता है, तीसरा क्या, ये फोर्स का जो डायरेक्शन है स्पेस में वो एकदम अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें न्यूटन को उस समय नहीं पता हूं, उन्हें भी पता थी, लेकिन उनके पास उस समय कोई सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 19वीं शताब्दी तक सब कुछ वैसा ही चलता रहा। लेकिन जब मैक्सवेल वगैरह आए, उन्होंने बताया कि नहीं, स्पेस का भी रोल है। ठीक है, ये सब चीजें। लेकिन इनके पहले कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने ऐसी थ्योरी दी जिसमें ये थ्योरी फिट नहीं बैठ पा रही थी। कौन सी थ्योरी? न्यूटन की थ्योरी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की थ्योरी फिट नहीं बैठ पा रही थी। जैसे एक एग्जाम्पल दें आपको, 1820 में ऑरस्टेड आए। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में फ्यूचर जो वीडियोज आएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, ऑरस्टेड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब ऑरस्टेड आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई एक नीडल रख दें, मैग्नेटिक नीडल रख दें, यानी कि चुंबकीय सुई यहाँ पे रख दें, और यहाँ पे कोई वायर है, यहाँ पे यदि चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करता है, ठीक है, तो इस नीडल पे इफेक्ट पड़ता है, इस नीडल पे इफेक्ट पड़ता है यदि चार्ज की पोजीशन यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी, ये जो अभी तक हमने न्यूटोनियन में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक पार्टिकल ये, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अलोंग दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन के अलोंग ही लगेगा। कहने का मतलब ये है, जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी में तो या तो वो पुल हो सकता है या पुश हो सकता है। ठीक है, यदि हमारे पास पार्टिकल ऐसा, यदि हम इससे साइड फोर्स लगाएं, यदि कोई साइड में ऐसा फोर्स लगाएं तो ऐसा नहीं होगा कि ये आगे बढ़े या इस दिशा में जाए, ऐसा कभी नहीं होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ ऐसा। तो यहाँ पे जब ऐसा हुआ तो हमें पता चला कि नहीं, साइड फोर्स भी होता है। और हमने एक चीज और देखी कि अभी क्या हो रहा था, पहले न्यूटन ने बताया कि इसकी जब हम पोजीशन चेंज कर देते हैं तेजी से तो फोर्स की डायरेक्शन भी तेजी से चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है यदि उनकी बीच की जो डिस्टेंस बराबर रहे तब। बात समझ में आई? और यहाँ पे क्या हो रहा था, यदि चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाए तो इस पे इफेक्ट, यानी कि इस पे प्रभाव पड़ा, ये सुई हिली। अच्छा, फिर इन्होंने देखा कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करते हैं तो इस पे इफेक्ट कुछ अंतर आ रहा था। कहने का मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा था उसके जो फोर्स की वैल्यू थी वो अलग अलग आ रही थी। ठीक है, कैसे अलग अलग? इसकी वेलोसिटी चेंज करने पे। और हम जानते हैं यदि वेलोसिटी है तो वहां पे टाइम होगा ही होगा। ठीक है, वेलोसिटी है तो वहां पे टाइम होगा ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? दूरी विस्थापन की दर। बात समझे? विस्थापन की दर, विस्थापन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाता है। और स्पीड क्या होती है? दूरी परिवर्तन की दर होती है। ठीक है, दर का मतलब टाइम, वहां पे टाइम आएगा। तो कहने का मतलब ये टाइम का कॉन्सेप्ट अब आने लगा। तो जब ये सब कॉन्सेप्ट आए तो ये सब फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से, डायरेक्ट फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व प्रॉब्लम ये नहीं हो पा रही थी। जब ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाई प्रॉब्लम, तब यहाँ पे जो फील्ड का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया? फील्ड का। तो ये सब बकवास, ये हो सकता है जब समझ में नहीं आए तो ये सब बकवास लगेगी, यदि समझ में आ जाएगा तो आपको पता चलेगी इसकी सुंदरता क्या है। ठीक है, ये फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आया? जब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, फोर्स के जो रूल्स हैं वो न्यूटन के हिसाब से फिट यहाँ नहीं बैठ रहे। ठीक है, तब फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आया, कौन सी थ्योरी आई? फील्ड थ्योरी आई। यदि आपको ये समझ में आ जाएगा तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, यदि समझ में नहीं आएगा तो ये पूरी बकवास लगेगी। ठीक है, जब ये थ्योरी आई फील्ड की, तो फील्ड की थ्योरी के क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, यदि हमें वहां पे उस स्पेस की क्या मतलब है, इसके बाद देखो थोड़ा सा और बता दें, थोड़ा सा नॉलेज के लिए। फैराडे आए, ठीक है, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने क्या बताया? माइकल फैराडे ने ये बताया, यदि हमारे पास देखो न्यूटोनियन में क्या था, न्यूटोनियन में ये था, यदि हमारे पास कोई एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, तो ये एक दूसरे पे डायरेक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या? डायरेक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे। और माइकल फैराडे आए, उन्होंने फिर अच्छे से बताया। माइकल फैराडे ने ये बताया कि ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे डायरेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो बीच में जो स्पेस है, बीच में जो स्पेस है, ये पहले किस पे इफेक्ट डालेगा? ये स्पेस पे डालेगा। ठीक है, जो बीच में खाली जगह है, फिर स्पेस इस पे डालेगा। कहने का मतलब ये है कि इस स्पेस का भी रोल होगा, यानी कि जो बीच की जो फील्ड बन रही है, ठीक है, इसका रोल होगा। यानी कि पहले ये पार्टिकल इस पे इफेक्ट डालेगा स्पेस पे, फिर स्पेस इस पे डालेगा। और यहाँ पे ये सब ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्या था? डायरेक्ट हो रहा था। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे यदि ऐसा होगा तो इन्होंने साथ में बताया कि ये टाइम पे डिपेंड कर सकता है, क्या फोर्स की वैल्यू जो है वो टाइम पे डिपेंड कर सकती है। अच्छा, जब ये डिपेंड कर सकती है, इसने भी ऐसा बताया, और अभी और स्टेट के बारे में बताया था, उसने भी ये बताया कि हम वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड है क्या, फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो वेलोसिटी होगी तो वहां पे टाइम भी होगा। तो कहने का मतलब जब ये जो दोनों लोग आए, इन्होंने देखा कि जो फोर्स है वो टाइम पे भी डिपेंड है, तो वहां पे जो फोर्स की जो थ्योरी पहले न्यूटनियन ने दी थी, वो थ्योरी हमारी कोई काम की नहीं आई। फिर हमें कौन सी थ्योरी लानी पड़ी, यहाँ पे फील्ड थ्योरी आई जब, तो फील्ड थ्योरी आने से बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जबरदस्ती घुसा दिया यहाँ पे आपकी जो सिलेबस को टफ करने के लिए, ऐसा नहीं। इससे बहुत ही फायदे हैं, इसके बहुत ही फायदे हैं। जब अभी आगे हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इससे क्या क्या आसानी हो जाती है हमें निकालने की। यदि कोई दो पार्टिकल के बीच में फोर्स निकालना है, उसके बारे में क्या आसानी हो जाती है। ठीक है, किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से। अच्छा, अब देखेंगे हम थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो बात हो गई किसकी, फील्ड की। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि क्षेत्र। अभी हमने क्षेत्र की बात की थी, अब हम बात करेंगे वैद्युत के क्षेत्र की। जब चुंबक स्टार्ट हो जाएगा तब वहां पे स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, क्षेत्र किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे माना कि यहाँ पे हम आग जला दें, इस जगह पे आग जला दें, तो आग जब जला देंगे तो इसके आसपास का भी टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा तो ये अगल बगल ये क्या है, कई सारे पॉइंट पे हम एक टेम्परेचर की वैल्यू बता सकते हैं। आग यहाँ जल रही है, हम इसके अगल बगल कुछ दूरी पर, स्पेस पर, वहां पर उस बिंदु पर हम तापमान बता सकते हैं, उस पॉइंट पे हम वैल्यू बता सकते हैं टेम्परेचर की। तो ये सब क्या है, ये सब फील्ड है। और ये जो फील्ड है वो कैसी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, वहां पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। यदि पूरा जो स्पेस है तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी पूरी फील्ड हर पॉइंट पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब कैसे संभव हो पा रहा है, ये सब फील्ड थ्योरी की वजह से संभव। ये सब क्या, फील्ड थ्योरी ही है। अच्छा, अब हमें देखना है क्या, इलेक्ट्रिक क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र देखना है। तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है, यदि हमारे पास ये आवेश रखा है, यहाँ पे Q आवेश है, इस आवेश के कारण हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बताना। अच्छा, क्षेत्र को कुछ दूसरी भाषा में समझते हैं। क्या करें, कुछ बातें कर लें अपन लोग। ठीक है, जब बातें करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ और अच्छे से हो सकता है समझ में आ जाए। हम इस हाथ में एक मैग्नेट को लेते हैं और इस हाथ में हम लोहे की किसी बॉल को लेते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेट है, जो बॉल है, हम मैग्नेट की ले रहे हैं इस हाथ में, और इस हाथ में हम लोहे की बॉल ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मैग्नेट की बॉल है उसको हम दूर ले जाकर कहीं रेस्ट पोजीशन में रख देंगे। हमने यहाँ पे ले जाकर मैग्नेट की बॉल को रख दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दूसरे हाथ में जो हम लोहे की बॉल पकड़े थे उसको हम देखेंगे कि दूरी यदि काफी अधिक है तो हमारा हाथ, यानी कि जो लोहे की बॉल है उस पर कोई बल का प्रभाव नहीं है, यानी कि वो बल का अनुभव नहीं कर पा रहा है। जब बल का अनुभव नहीं कर पा रहा है और हम चाहते हैं कि ये जो लोहे की बॉल है ये बल का अनुभव करे, तब हम क्या करेंगे, इस बॉल को, लोहे वाली बॉल को मैग्नेट वाली बॉल के पास धीरे धीरे ले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लोहे वाली बॉल है, इसको धीरे धीरे जब लाए हम, तो रास्ते में कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, जहां पर इस बॉल को ले आने पर ये एक बल का अनुभव करने लगेगा। ठीक है, जब बल का अनुभव करने लगेगा तो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, ये सब हो पा रहा है इस मैग्नेट की वजह से। इस मैग्नेट को यदि हटा दें तो ये जो बल का अनुभव उसने अभी किया इस बिंदु पर, वो अब नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो मैग्नेट है इसका एक क्षेत्र होगा। ठीक है, और इस क्षेत्र का मान निकालने के लिए, अच्छा, इनके बीच में जो बल लग रहा है उनको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कई सारी कंडीशंस ऐसी आएंगी यहाँ पे बाद में, वहाँ पे कुछ बल बताना हमारा संभव नहीं है। जैसे भी हमने बताया था, वहाँ पे वेग पे निर्भर करने लगता है। तो जब वहाँ सीधा फोर्स का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो हमें फील्ड का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बीच में घुसाना पड़ेगा, जिससे कि चीज़ें हमारी आसान हो जाएं।
तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम देखेंगे अलग अलग, जिस बिंदु पर भी निकालना चाहो, ये इसका पूरा क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर आप चाहेंगे वहां पर आप इसके क्षेत्र की दिशा यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता पाएंगे। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ है, इस बिंदु पर यहाँ है, मतलब हर बिंदु पर आप उसके द्वारा जो बीच में आवेश रखा है या चुंबक है कुछ भी है उसके द्वारा आप एक क्षेत्र बना सकते हैं, उसकी दिशा बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका काफ़ी काम है, बाद में हम जब एप्लीकेशंस आएंगी वहाँ पे हम देखेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या काम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमने अभी मैग्नेट को लिया है, मैग्नेट को इसलिए लिया है क्योंकि आपने बचपन से मैग्नेट को देखा है। ठीक है, आप लोगों ने मैग्नेट को अपने हाथों में लिया है, मैग्नेट के आप लोगों ने खेला है, उससे देखा है कि हम जब मैग्नेट को लोहे को आपस में लाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन आपने आवेश को कभी हाथ में नहीं लिया है, आवेश के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है। तो हम आवेश को समझने के लिए हमने मैग्नेट के द्वारा समझ लिया। ठीक है, तो जैसे ही इसके चारों ओर क्षेत्र बनता है वैसे ही किसी चार्ज, यदि कोई चार्ज पार्टिकल है तो इसके चारों तरफ भी एक क्षेत्र डेवलप होता है, वास्तव में इसके चारों तरफ भी एक क्षेत्र बन जाता है। अब देखो इस फील्ड को कैसे निकालेंगे हम, फील्ड को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र को, यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई। और हमने बताया ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इस पे हम ई पर वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, तो यदि हमारे पास ये आवेश रखा है, इसके पास कोई हम टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज लेकर जाएं। टेस्ट चार्ज एक ये बहुत ही छोटा आवेश होता है जिसका कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। यदि इसको इसके पास, और दूसरी बात क्या है, जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। यदि हम ये नहीं बोलेंगे कि टेस्ट, हमने सिर्फ ये बोला है यदि टेस्ट चार्ज है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि आवेश कैसा है, उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, जब हम इसको लेकर आएंगे, इसको लेकर क्यों आ रहे हैं, हमें इस पॉइंट पर हमें क्या बताना है, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण हमें इस बिंदु पर हमें क्या बताना है, पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बताना है। क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र। तब वैद्युत क्षेत्र बताने के लिए हम एक कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर ले आएंगे, उसका और ये टेस्ट चार्ज जितने बल का अनुभव करेगा, जितने बल का अनुभव करेगा उस बल, वो बल और टेस्ट चार्ज, उस चार्ज की क्वांटिटी के रेशियो जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या हो सकता है। माना, अच्छा यहाँ पे यदि हम टेस्ट चार्ज लेकर नहीं आए, यदि हमारे यहाँ पे कोई दूसरा आवेश, कोई बहुत बड़ा आवेश लेकर चले आए, Q2 आवेश है, तब हम कैसे बताएंगे इन दोनों के बीच में फोर्स। तो F बराबर Q0 का यदि हम यहाँ ले जाएं तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q0 हो जाएगा, E इंटू Q0। और यदि हम बहुत बड़ा आवेश ले लें Q2 तो क्या हो जाएगा, किसकी जगह, Q0 की जगह यदि हम कोई बहुत बड़ा आवेश ले आए तो क्या हो जाएगा, Q0 की जगह Q2। तो फोर्स F बराबर E इंटू Q2। ठीक है, अब देखो इसका काम क्या है। अब क्या है, तुम्हारे पास स्पेस में कहीं बहुत दूर एक कोई बहुत बड़ा आवेश रखा है। ठीक है, तो जब आवेश रखा है तो उस आवेश के चारों ओर फील्ड बन रही होगी, वैद्युत क्षेत्र बन रहा होगा। अच्छा, उस वैद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई दूसरा आवेश ले आए, उस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई दूसरा आवेश ले आए और हमें को ये देखना हो कि ये आवेश उस वैद्युत क्षेत्र में कितने बल का अनुभव कर रहा है, कितने बल का अनुभव कर रहा है। तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, बस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र और Q2 दोनों का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि कहने का मतलब है, यदि आपको उस बिंदु पर, स्पेस के उस बिंदु पर यदि आपको क्षेत्र के बारे में पता है और आप जो आवेश उस क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई यदि आप कर देंगे तो सीधे सीधे हमें बल का पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो पाया, E की वजह से। यदि आपको जो कहीं दूर रखा है कोई आवेश, उसके बारे में कुछ नहीं पता है, बस क्या पता है कि उसकी जो यहाँ पे फील्ड बन रही है उस फील्ड का मान E है, उसके बारे में पता है। तो उस फील्ड में, उस बिंदु पर
हर बिंदु पर ई का मान अलग अलग होगा, हर बिंदु पर ई का मान अलग अलग होगा। तो किसी एक बिंदु पर हमें पता चल गया ई जो है वो हमारा कितना है, ई का मान लिया वो वहां पे E1 है, ठीक है। तो उस बिंदु पर यदि हम आवेश लेकर आए Q2 तो वो जितने बल का अनुभव करेगा उनका मल्टीप्लाई कराने पर पता चल जाएगा। इसका ये फायदा होता है, ठीक है। अब देखो ये कैसे, इसका ये यूनिट इसकी कितनी हो जाएगी, एफ की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन, और आवेश की यूनिट कितनी होती है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट होती है। और ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बन जाता है, ई वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बन जाता है क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन होती है। फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। तो फोर्स पे जब राशि सदिश है तो इसकी वजह से इस पे भी क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि आ जाएगी, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल है ना। यदि इस पे दिशा है तो इस पे भी दिशा, यदि एफ पर दिशा नहीं होती, एफ में दिशा नहीं होती तो ई पर भी कोई दिशा नहीं आती। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र का ये कॉन्सेप्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लिया हमने। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हम समझेंगे, और ये समझेंगे कि धन आवेश पर जो बल रेखा यानी कि धन आवेश पर क्षेत्र की दिशा, धन आवेश पर क्षेत्र की दिशा क्या होती है और ऋण आवेश पर क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और उनके जो कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। थ्योरी तो आप लोग डेफिनेशन किताबों में पढ़ लेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हमें इमेजिन करना है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।